हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डिजायर। हम चैप्टर कर रहे हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, जो कि क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर है। अब इसमें मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उसमें हमने ऑलमोस्ट हेरिडिटी कवर कर चुके हैं और हमने स्टार्ट कर लिया था एवोल्यूशन। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने थोड़ी एवोल्यूशन की बात की थी, हमने स्टार्ट कर दिया था एवोल्यूशन को। सो हमने वहां पे क्या देखा था? एवोल्यूशन क्या है? हम इसे बोल सकते हैं कि जो स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जब से अर्थ बनी है, जब से ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एग्जिस्ट हो रहे हैं, तब से लेकर जो स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। सो ये सब क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस एवोल्यूशन अकर हो रहा है, क्योंकि आज के जितने भी जो हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, वो पहले उन सिंपल फॉर्म से ही बने हैं। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं like this evolution, it refers to a gradual change from one form to another, from one form to another। और बेसिकली जो ये एवोल्यूशन है, इसका जो लैटिन वर्ड है दैट इज एवोल्वेर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका जो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है दैट इज evolvere। सो इसका मतलब क्या होता है? अनरोल और अनफोल्ड। सो पर्टिकुलर अगर किसी भी चीज में अगर कोई वेरी स्लो और ग्रेजुअल चेंज अकर हो रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो ये क्या होगा? फाइनली फॉर्म करेगा एवोल्यूशन। अब ये जो बेसिकली एवोल्यूशन है, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में हमें बताया था चार्ल्स डार्विन ने। सो जो कंसेप्ट एवोल्यूशन, इट वाज फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। सो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन फर्स्ट गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। लेट मी राइट इट अगेन, इट इज चार्ल्स डार्विन। सो चार्ल्स डार्विन ही पहले थे जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। ओके, लाइक विच मीन्स लाइक डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। ओके, सो पर्टिकुलर उन्होंने क्या कहा था कि आज के जो प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक दे हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अर्लियर सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, and this occurs during the course of ages by the process of the gradual change over time. So here we have seen that evolution at gradually occur in organisms, okay, and it takes a long period of time। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक देखेंगे इसमें, हाउ एवोल्यूशन अकर, किस तरह से एवोल्यूशन होता है। सो इसमें हम कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे, ओके, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उस एग्जाम्पल में हम कुछ सिचुएशंस की बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन अराइज होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हैं या फिर एग्जैक्टली कॉपी नहीं होते हैं उनके पेरेंट के। वेरिएशन अराइज अराइजेस इन ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन अराइज होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, कि इन्हीं वेरिएशन जो अराइज हुआ है, इन्हीं के वजह से जो स्लो और ग्रेजुअल वेरिएशंस का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन होता जा रहा है और फाइनली हो रहा है एवोल्यूशन। सो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है।
अब वहां पर हमने पहले शुरू स्टार्टिंग में देखा कि अ ग्रुप ऑफ 12 रेड बीटल्स थी, okay, which live on the green leaves of some like bushes, green bushes. Now, like these beetles can reproduce, have tendency to reproduce sexually and increase their number. Reproduce. So अब क्या हुआ कि वो वहीं पर जहाँ पे जिस प्लांट में रह रहे हैं वहीं पे वो क्या हो रहा है, उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. Now the crows, okay, crows, like they are the natural predators, and like they consume this, they eat the beetles and maintain the balance. Okay, अगर suppose ये जो reproduce कर रही beetles उनका number increase हो रहा है. Now what happened? The crow or crows are natural predator, natural predator. That means they consume this beetles. अब इसमें हम देख सकते हैं कि कई अलग अलग 3 सिचुएशंस की बात करेंगे. So let's come to next page and talk about situation 1. Situation 1. So like in some situation, okay, what happens? Let us assume that like beetle develop some color variation. So हम पहले सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें कि बीटल ने डेवलप कर लिया है कोई कलर वेरिएशन. So beetles develop color variation. ओके, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन, किसी भी वजह से हो सकता है वो, ठीक है, जो डीएनए की कॉपिंग में हो सकता है या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. सो ड्यूरिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेरिएशंस अराइज होते हैं, reproduction. So like consequently in the like as a progeny become, okay, progeny in we can say that increase, okay, या फिर offspring जो introduce हो रहे हैं, so like they have developed a different color. So उनमें से जो एक beetle था, it has developed a change body color. So हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक beetle था, one beetle, it has developed green body color instead of the red. Okay. Now the red was actually the normal और जो green है ये क्या है, एक variation arise हुआ है. Now this beetle can inherit this variation in color to its progeny. So अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे एक वेरिएशन अराइज हुआ है, अब ये वेरिएशन, ये जो बीटल है ये अपने नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसफर कर रहा है, प्रोजेनी. सो इस कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आगे आने वाली ऑफस्प्रिंग भी है वो भी क्या होगी, ग्रीन कलर में. ओके, सो ऑफस्प्रिंग वो कैसी होंगी, ग्रीन कलर की होगी. नाउ हियर वी कैन से दैट लाइक ग्रीन, द प्लांट्स एंड द ग्रीन लीव्स दे आर लिविंग. ओके, और ग्रीन ही बिटल है. So like that crow, okay, which were like easily located, the crow actually they cannot see the green beetle, but the crow can see the red beetles on the green leaves. Getting my point? कंटिन्यू अगर मैं फिर से बताती हूँ. सपोज कि एक प्लांट पर रेड बीटल्स थी, ये लीफ, सॉरी ये लीफ है सपोज, ठीक है, और लीफ पर ये रेड बीटल है. सो ऑब्वियसली क्रो को ग्रीन लीफ पर रेड बीटल दूर से ही दिख जाएगी. लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि ग्रीन लीव है और बीटल भी ग्रीन है, सो ऑब्वियसली जो क्रो है उसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रीन बीटल है और ग्रीन ही लीफ है. सो इस कारण से क्या होगा, नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स इन द बीटल पॉपुलेशन इंक्रीज, क्योंकि अब क्या हो रहा है, दीज बीटल्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द क्रोज. सो वी कैन राइट हियर बिकॉज ऑफ कलर वेरिएशन, color variation. So पहले क्या था, red था, from red to green. Now the crows cannot identify, crows cannot identify the green beetles,
green beetles on the green leaves, on the green leaves. ओके और इस वजह से क्या होगा कि जो ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन, जो ग्रीन बीटल्स हैं इन द पॉपुलेशन, वो बढ़ती जाएगी. सो नंबर ऑफ ग्रीन बीटल्स, जो ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन है वो क्या होगी, दैट विल गोज ऑन इंक्रीजिंग. इन बीटल पॉपुलेशन, beetle population increases, okay, in each generation. क्योंकि वो क्या हो रहा है, like they are not consumed by the crows. So यहाँ तक हमने बात की सिचुएशन 1 की. अब आ जाते हैं हम सेकेंड सिचुएशन पर. So coming to the next page and talking about the situation 2. सो ये हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की, ठीक है. जैसे कि हमने फर्स्ट सिचुएशन में बात की कि पहले ग्रीन रेड बीटल्स थी, बट वेरिएशन होने की वजह से ग्रीन बीटल्स आई. अब वो जो ग्रीन बीटल्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट के क्रो उन्हें नहीं आइडेंटिफाई कर रहा और नहीं उसे कंज्यूम कर पा रहा है, इसलिए ग्रीन बीटल्स बढ़ते जा रहे हैं. सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पहले एवोल्यूशन हुआ मतलब रेड बीटल से ग्रीन बीटल में. सो पर्टिकुलर ये जो सिचुएशंस है जो हम बात कर रहे हैं कि किस वजह से ये एवोल्यूशन हुआ होगा. Okay, now let's consider second situation over here, where like another color variation arise in the beetle during the sexual reproduction. Okay, और अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि सपोज मान लीजिए किसी भी एक बीटल का जो कलर वेरिएशन है वो क्या हो गया, ब्लू हो गया. ठीक है. सो अगेन क्या वो कलर वेरिएशन बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कलर वेरिएशन. सो फ्रॉम ओरिजिनल क्या था, रेड था, रेड से ब्लू हुआ because of the sexual reproduction. Okay, instead of the red color, one beetle has like a body color as blue. Now here we can say that like this beetle can also pass this color variation to its progeny, obviously. और उसकी जो offspring होंगे वो भी कैसे होंगे, blue beetles होंगे. Now here we can say that this variation, this color variation pass on to its offspring. उसके offspring में भी पास होगी, offsprings. ओके, और अब क्या हो रहा है कि जिसके offspring में वो भी कैसे कलर है, उनका बॉडी कलर है ब्लू. अब जैसे कि जो क्रोज है, they can able to detect both colors. Crows can able to detect both color as red as well and blue. ऑब्वियसली ग्रीन लीव्स के ऊपर अगर रेड बीटल्स है वो भी क्रोज डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर ग्रीन लीव्स के ऊपर ब्लू बीटल्स है वो भी क्रोज इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. So like beetles can easily be they're growing on the green leaves, but they are like easily detectable by the crows. Okay, so now what happens? But जिस रेट से these crows were consuming the blue beetles, उसी रेट से हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ब्लू बीटल्स की जो प्रोजेनी है वो बढ़ती जा रही थी. Okay, now like here, now instead of like initially what happened, there were more of the red beetles. शुरुआत में क्या था, ज्यादा रेड बीटल्स थी. उसके बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे दोनों ही रेड बीटल्स और ब्लू बीटल्स दोनों के नंबर ही सेम हो गए. नंबर ऑफ रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स आर सेम. Okay, after some days, क्योंकि रेड बीटल्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है और ब्लू बीटल भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है, और साथ ही साथ में लाइक बोथ आर कंज्यूम्ड बाय द क्रोज. सो नाउ द नंबर ऑफ रेड बीटल्स एंड ब्लू बीटल्स आर सेम. अब हम जो ये बात कर रहे थे सिचुएशन 2 की, सो सपोज मान लीजिए कि जहां पर जिस प्लांट बुश में, ठीक है, बुशेस में ये बीटल सर्वाइव कर रही है, वहीं पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली लाइक एलिफेंट, ओके,
elephant come, and he like elephant step up on that bush. So elephant, because of that elephant's feet, okay, some of the beetles are died. Some of the beetles are died. अब उस वजह से क्या हुआ, कुछ beetles डाई हो गई. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो एलिफेंट फीट, सपोज दिस अ सिचुएशन है ये, ठीक है. सो एलिफेंट ने अपना फीट कहाँ रखा, जिधर की रेड बीटल्स ज्यादा थी. सो उस वजह से क्या हो गया, दैट मोर ऑफ रेड बीटल्स आर किल्ड. नाउ बिकॉज ऑफ विच, उसी की वजह से क्या हम बोल सकते हैं कि अब क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स है वो ज्यादा है. नंबर ऑफ ब्लू बीटल्स आर मोर. सो ये हम बोल सकते हैं कि एक केस हो सकता है एवोल्यूशन का, कि इनिशियली कैसी बीटल्स थी, रेड बीटल्स थी. अब बाद में कौन सी बीटल्स आ गई, ये ब्लू बीटल्स आ गई. So like this population again slowly expands and will contain mostly blue beetles, okay, over a period of time. Now, like when we look at the situations, the two situations which we have talked about. So in the first situation, like natural selection is like exerted by the crows. Okay. So natural selection हम क्या बोल सकते हैं कि natural selection एक phenomenon है जहां पर की जो nature है, okay, वो select करता है फेवरेबल ट्रेड्स को. सो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल selection. So what is natural selection? It is a phenomenon, is the phenomenon wherein the nature in the wild even it selects the traits favorable to the species. Selects the trait favorable, which is favorable to the species in its environment. So natural selection होता है जबकि नेचर खुद सेलेक्ट कर रहा है जो फेवरेबल ट्रेट है उस पर्टिकुलर स्पीशी के लिए. सो यहाँ तक हमने बात कर ली है जो हमारा सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2. Now let's come to the next and let's talk about the third situation. So here we'll be talking about situation 3. Okay. Now suppose if a particular on a plant bush, okay, a beetle, many beetles were living, बहुत सारे beetles हैं. क्योंकि अब वहां पे बहुत सारे बीटल्स थे, इसी वजह से क्या हो रहा था कि वो obviously they eat on the plant leaf. So that because of that only many beetles are feeding on the leaf, okay, on the leaf of that plant. The availability of the food for the beetle decreases, okay, and because of which here let us start writing the because of the increase in beetles population, like there is decrease in the availability of food. Decrease in the availability, obviously क्योंकि बहुत सारे beetles से feed कर रहे हैं, so जो availability of food है that has been decrease food, okay, for the beetles. So decrease in the availability of food for the beetles. So particular तब क्या होगा, जब वो क्या होगा, they will like lose their size. So the size of the beetle decrease. So the size of beetles decreases. beetles की size है वो decrease हो जाएगी.
But after few years, like when the plant, when the leaves of the plant are grown again, okay. So now the food availability is again increase. Okay, now the food is available to all the beetles. So now after like few years, again the beetle will regain their size. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कि हमने पहले बात की कि जब जो फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, साइज ऑफ बीटल डिक्रीज हो जाएगा. बट आफ्टर few years, कुछ सालों के बाद में जब फूड अवेलेबिलिटी वापस से नॉर्मल हो जाएगी, when food is available to all beetles, now what will happen? The size of the beetles will regain. Okay, जो तब क्या होगा कि जो beetle है they will come back to their normal size. So beetle come back to normal size. सो पर्टिकुलर यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये यहाँ पे जो ट्रेट है, हम साइज की जो बात कर रहे हैं, ओके, इट इज लाइक एक्वायर्ड. ये इनहेरिट नहीं हुई है, ये एक्वायर्ड है जो बीटल्स ने लाइफ टाइम में गेन किया. सपोज अ पर्सन इज वेरी फैट, okay, and like his father and mother are not so fat, so that means the person has not acquired this trait from their parent, that this trait has been acquired. So यहाँ पर हम एक नया जो टर्म है वो देखेंगे, that is acquired trait. ओके, और एक्वायर्ड ट्रेट मतलब क्या होता है, जो कि ट्रेट पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया हो. और वहीं पर हम एक आज दूसरा भी टर्म पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेट. सो हम दोनों का डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे. सो एक्वायर्ड ट्रेट क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज दोस, okay, which is like not inherited. So it is not inherited. ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट नहीं हुआ है, ओके, ओवर generations, okay, like as they are caused due to the change in the non-reproductive tissues. Okay, so अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो चेंज हुआ है नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू में, मतलब जो साइज में चेंज हुआ है, ओके, एंड और अगर हम इनहेरिटेड ट्रेट की बात करते हैं तो फिर जो रिप्रोडक्टिव ट्रेट में जो पर्टिकुलर इनहेरिट हो रहा है उसमें चेंजेस अगर आए हैं तो. अब अगर हम बात करें वापस से एक्वायर्ड ट्रेट की, सो लाइक द डीएनए, ओके, बेसिकली यहाँ पे जो साइज है बीटल का इन द पॉपुलेशन डिक्रीज ड्यू टू द scarcity of the food, and like that is not a change in the reproductive tissue. So हम यहाँ पे लिखेंगे not change in reproductive tissue. Okay, and they are not passed on the DNA of the germ cells. Now let us talk about the inherited trait. So inherited trait क्या होते हैं? They are caused due to the change in the DNA of the germ cell. अब germ cell क्या हो जाता है? ये reproductive cells होते हैं, ठीक है? So हम यहाँ पे लिखेंगे these are the inherited traits are caused. The inherited traits are caused due to changes in the DNA. और DNA किसके DNA में चेंजेस हुआ है? ऑफ जर्म सेल्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनके DNA में जो चेंजेस हुआ है. एंड नाउ दीज चेंजेस आर लाइक इनहेरिटेड. सो जर्म सेल्स which are inherited from generations to generations. इनहेरिटेड मतलब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो कैरेक्टर्स है वो पास हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, फ्रॉम generations to or let me write over here, generation to generation.
सो यहाँ पर हमने बात की जो एक्वायर्ड ट्रेट है और इनहेरिटेड ट्रेट की। ओके, सो हम इसको एक डिफरेंस की टेबल के फॉर्म में पढ़ सकते हैं कि जो एक्वायर्ड ट्रेट है, लाइक दीज आर द ट्रेट विच आर डेवलप इन इंडिविजुअल ड्यू टू द स्पेशल कंडीशंस। ओके, सो दीज आर लाइक डेवलप इन द इंडिविजुअल। ओके, डेवलप इन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इंडिविजुअल। जो इनहेरिट ट्रेट है, ये क्या हो रहा है, या पास होता है, जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ट्रेट है, दैट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। वहीं पर अगर हम एक्वायर्ड ट्रेट की बात कर रहे हैं, सो एक्वायर्ड ट्रेट दे कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ओके, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू में चेंजेस नहीं है, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट है, लाइक दे आर ट्रांसफर टू द प्रोजेनी। ओके, सो लाइक टिल नाउ वी हैव टॉक अबाउट the evolution and the three different situation जिनके कारण evolution हो सकता है। उसके बाद में हमने और क्या देखा, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट देखे। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में समझा ये क्या होता है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, लेट अस स्टडी अबाउट द चार्ल्स डार्विन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन। जो चार्ल्स डार्विन आइडिया का जो चार्ल्स डार्विन का जो एवोल्यूशन का आइडिया है। तो पर्टिकुलर अगर हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन्स आइडिया ऑफ evolution. So like his concept of evolution, it was based on the idea that like all the new species, जो उनका आइडिया था वो क्या था, जितनी भी न्यू स्पीशीज है, न्यू, यहाँ हम लिख सकते हैं all new species, these were formed due to the variations. Okay, so these were were formed due to वेरिएशन। वेरिएशन की वजह से न्यू स्पीशी फॉर्म होती है। और क्या होगा, लाइक दीज दैट अकर्ड इन द ऑर्गेनिज्म, ये किस में हुआ, ऑर्गेनिज्म में हुआ। ओके, सो हम लिखेंगे दैट अकर्ड इन ऑर्गेनिज्म and like it is finally when it is passed on to the next generations. So इस टाइप में evolution occur होता है। Now, nature also play an important role in like selecting the organism having suitable variation. So, this we call it as natural selection. अगर nature खुद select कर रही है particular organism का जो trait है, okay, which can help that trait can help the particular organism to survive better in the particular environment actually. सो अगर हम यहाँ पे हमने देखा चार्ल्स डार्विन का जो आइडिया था, आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, वो क्या था कि जितनी भी न्यू स्पीशीज है वो अराइज वो किससे बनती है, वेरिएशन से बनती है। जब ये वेरिएशन अकर होता है इंडिविजुअल में, नाउ दिस वेरिएशन इज पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, और इसी तरह से ये पास होती जाती है, अलग अलग जनरेशन में पास होती जाती है, आगे पास होती जाती है, इससे क्या होता है, एक नया स्पीशी फॉर्म हो जाता है। Now, let us come to the new term, talk about the new term, and that is the speciation. Speciation बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो फिर बहुत सिंपल भी होगा ये। तो इसको हम बहुत ही सिंपल टर्म से बोलेंगे कि जो ओरिजिन हो रही है नई स्पीशी की, नया स्पीशी बन रहा है, और ये किससे बन रहा है, जो ऑलरेडी पुराना स्पीशी एग्जिस्ट करता है, ओके, उससे बन रहा है। और यहाँ पे जो नया स्पीशी बन रहा है उसके पीछे कई रीजन है। सो वो रीजन एक हो सकता है कि ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, नया स्पीशी बन रहा है फ्रॉम द existing one, and that is due to the reproductive isolation. Okay, the one due to reproductive isolation.
ओके एंड लाइक द आइसोलेशन इज वो किस तरह से हुआ कि पर्टिकुलर स्पीशीज का एक पॉपुलेशन और दूसरी पॉपुलेशन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, ओके, ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसे कहते हैं स्पेसिएशन। या फिर हम इसको एक और डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ वन न्यू स्पीशी, ओके, इट इज development of new species from the new development of new species from किससे, जो exist already exist कर रही है, from an existing species, okay, and this is because of the some other factors. So here we can write the factors that could lead to rise of the like new species are they can be like many other factors are. So the factors are, so let us talk about some of the factors. So हम यहाँ पहला फैक्टर जो कि हमने यहाँ पहला ही बोल करके रखा है कि पहला फैक्टर क्या होगा, आइसोलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने स्पीशीएशन को क्या समझा कि जो नया स्पीशी फॉर्म हो रहा है पुरानी स्पीशी से, सिंपल सा टर्म, सिंपल सा डेफिनेशन है, ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशी और फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। अब इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। सो एक रीजन यहाँ पे दिया रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, और यहाँ पर भी जो हमने डेफिनेशन बात किया, अब हम यहाँ पे जो फैक्टर्स की बात करेंगे। सो पहला ही हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन। सो अब इसमें बहुत ही सिंपल है ये। सपोज मान लीजिए इधर एक पॉपुलेशन रहता है हनी बी का, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि ये बिकॉज ऑफ सम रीजन सम ऑफ द हनी बी हैज ट्रेवल्ड डाउन टू अदर प्लेस, सपोज ये जो माउंटेन है, दीज आर माउंटेन, और इसी पॉपुलेशन का आधा पार्ट कहाँ चला गया, माउंटेन के दूसरे साइड चला गया, और कई जनरेशन तक ये यहीं रहा, ठीक है। सो अब हम बोल सकते हैं कि माउंटेन का जो इधर पार्ट है ये क्लाइमेट कंडीशन दूसरा होगा, ओके, क्लाइमेटिक कंडीशन वन लिख सकते हैं हम, और यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन ही कर देते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा, यहाँ टू होगा। सो लाइक देयर माइट बी सम डिफरेंस क्लाइमेटिक कंडीशन वन और क्लाइमेटिक कंडीशन टू में, कुछ अंतर होंगे, जिस वजह से यहाँ के जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं ये अलग ही एक्वायर किए हैं, मतलब इनके कैरेक्टर्स अलग है, ट्रेड्स अलग हैं, और जो दूसरे साइड रह रहे हैं उनका भी ट्रेड्स अलग है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो ये स्पीशीज है, ठीक है, स्पीशी जो नई स्पीशी है, न्यू स्पीशी, ये कहाँ से आई है, इस ओल्ड वन से या प्री एग्जिस्टिंग वन से। सो इसी को हम बोलते हैं आइसोलेशन। सो आइसोलेशन की वजह से जब न्यू स्पीशी फॉर्म हो, सो व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज स्प्लिट इनटू टू, व्हेन आइसोलेशन को हम लिख लेते हैं व्हेन पॉपुलेशन, ये पहला रीजन है या फिर पहला फैक्टर है, व्हेन population of species splits into two, splits into टू, वो दो में डिवाइड हो जाए, और लाइक इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ये जो है स्पीशीज है ना, अब जो पुरानी वाली से ही नहीं बनी है, अब अगर ये मान ली मिल भी जाती है तो फिर ये दे कैन नॉट लाइक रिप्रोड्यूस। सो इसीलिए हम कहते हैं कि एक नया स्पीशी बन गया है, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर स्पीशी में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो अलग अलग स्पीशी के इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस splitting, like they cannot reproduce, they cannot reproduce, okay, each other and form a new species, they cannot reproduce from each other, from each other and or form करे a new species, new
स्पीशी। सो आइसोलेशन हम क्या बोल रहे हैं, जब माउंटेन है बीच में, ओके, और वो क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, मतलब कि दोनों पर्टिकुलर जो स्पीशीज हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं ये स्पीशी ए, ये स्पीशी बी। सो अब ये जो स्पीशी ए इज डिफरेंट फ्रॉम स्पीशी बी, माना कि ये जो स्पीशी बी है ये ए से ही बना है, बट नाउ दे आर डिफरेंट, ओके। सो ए स्पीशी है, ये एक अलग स्पीशी है, और ये दूसरी स्पीशी है, एंड लाइक दीज कैन नॉट रिप्रोड्यूस। सो इसी को हम कहते हैं आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो लाइक दे रिप्रोड्यूस विद देम ओनली, ओके। ये ए जो है, ए स्पीशी ए इसी में रिप्रोड्यूस कर सकती है, ओके, और इस स्पीशी बी है, इनके अंदर ही इंडिविजुअल से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। So like they reproduce with them, so the genes enter in the new population. So ultimately like two groups, like they are like incapable of reproducing with one another, and this is the isolation. Now let us come towards the next factor, and let's talk about the gene flow. Gene flow. अब gene flow क्या होता है? It means that the exchange of genetic material, exchange of genetic material, ओके, वेट डियर स्टूडेंट्स, या यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग, इंटरब्रीडिंग के कारण, ओके, बाय इंटरब्रीडिंग, and like interbreeding between the population of the same species, interbreeding between the population of the same species, मतलब जब सेम स्पीशी के पॉपुलेशन इंटरब्रीड करते हैं, तब क्या हो रहा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ओके, और बिटवीन द इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन ऑल्सो, और या फिर क्या हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन द इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन, between the individual within the particular population, within the population. सो पर्टिकुलर जीन फ्लो का हम क्या बोलेंगे, कि जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, जबकि जो इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर रहे हैं पर्टिकुलर स्पीशी के। अब इस कारण से क्या होता है, लाइक इट इंक्रीजेज द वेरिएशंस इन जेनेटिक कंपोजिशन। सो इस वजह से क्या होता है, इट increases the variation in the genetic composition, in the genetic composition, okay, of a population, so particular gene flow को हम क्या बोलेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है जबकि इंटरब्रीडिंग करते हैं उस पर्टिकुलर स्पीशी के इंडिविजुअल्स। सो यहाँ तक हमने दो फैक्टर्स की बात कर ली। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पर, जो कि होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सारे टर्म्स इनिशियली समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसको हम ध्यान से समझे तो वो ईजी है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, जबकि एक रैंडम चेंज हो रहा है, ठीक है। रैंडम चेंज मतलब कि जैसे कि हमने बात की थी सिचुएशन 2 की, ओके। सो सिचुएशन 2 में हमने क्या देखा था कि सपोज पर्टिकुलर एक स्पीशीज सर्वाइव करी बीटल्स की, रेड और ब्लू बीटल्स की, वहीं पर क्या हुआ, एक्सीडेंटली जो एलिफेंट्स फुट वहां पे आ गया, उस वजह से पर्टिकुलर जो रेड कलर की पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट हम बोल सकते हैं कि जो चेंज हुआ है स्पीशी में बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, ओके। सो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, और एक्सीडेंट है तो इसका ये नहीं है कि भाई सिर्फ एक ही रेड कलर की बीटल से खत्म होगी, एक्सीडेंट है, इट माइट बी पॉसिबल दैट रेड कलर बीटल्स आर वैनिश्ड फ्रॉम देयर। सो लाइक इट इज रैंडम चेंज होता है ये। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज
random change in the frequency of alleles. Random change in the frequency of alleles. जो अलील्स में अलील्स की फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंज आ रहा है इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, इन अ पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन, मतलब कि जो आगे आने वाली एक के बाद एक के बाद जो जनरेशन है इन अ सक्सेसिव जनरेशन, and that is because of like due to some that might be due to some error also, due to some accidents also. So हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो स्मॉल पॉपुलेशन है, पर्टिकुलर जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में. So accident can change the frequency of some gene in a population. Okay, so this might occur due to accidents also. या फिर कोई रैंडम चेंज अगर हो जाए जीन में. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ये किस वजह से हो सकता है, ये ड्यू टू accidents or some random change or error in gene, some random error in gene. Okay, so here we can say that the accident or some random error, it can change the frequency of some gene in the population. So even if like these this give no survival advantage to the precursors, okay, ठीक है, जो आगे population है. So genetic drift का हम क्या बोलेंगे, it is basically for the small population, small population, स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से, स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है ये. और इसमें क्या हो सकता है कि या तो एक्सीडेंट की वजह से या फिर सब कुछ रैंडम एरर आ जाए अगर जीन्स में. सो यहाँ तक हमने देखा जो जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है, लास्ट हम बात कर लेते हैं जो कि होगा हमारा नेचुरल सिलेक्शन. सो यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, that when the nature itself selects the trait, okay, trait for a particular species so that it can help the particular species to survive in that environment. So like according to the Darwin, natural selection, it plays an important role in bringing out the evolution for the new species, okay, for the new species of the plant or animal. So like according to him, we can say that like variation exists between the individual of the population and also some natural phenomenon eliminated those individual which were like less adapted. So the main reason, the main we can say that the variation, okay, suppose variation occur हो रहा है और individual like accepting the variation, so they can survive, okay, other than the individual which cannot accept the variation. So the surviving population hai like would pass this hereditary advantages features to the offspring. So particular क्या हो रहा है यहाँ पे, due to the variation. यहाँ पे क्या main जो है variation है, variation. So because of this variation only organism can survive in changing environment. Okay, and because of which and also ये जो वेरिएशन कॉज हुए हैं, ठीक है, सो ये जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है जिसने वेरिएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, सो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है, सो ना दिस सर्वाइविंग पॉपुलेशन दे विल पास दिस हेरिडिटरी एडवांटेजेस फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. सो हम यहाँ पे लिखेंगे द सर्वाइविंग पॉपुलेशन population would pass the hereditary advantages, would pass the hereditary advantages, advantages, क्योंकि ये क्या एक एडवांटेज हो गया है जो न्यू स्पीशी को, ठीक है, एडवांटेज फीचर है ये, फीचर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, टू देयर ऑफस्प्रिंग.
So till now we have discussed about the Charles Darwin idea of evolution. So हमने इसमें पर्टिकुलर हमने देखा कि जो चार्ल्स डार्विन का आइडिया था एवोल्यूशन का, ठीक है। तो पर्टिकुलर उन्होंने उसमें क्या कहा था कि जितने भी न्यू स्पीशीज वो अराइज होते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्पेशिएशन, स्पीसिएशन। तो स्पीशिएशन को हमने समझा कि ये इन शॉर्ट हम इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। सो हम भी लिख भी सकते हैं इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी, न्यू स्पीशीज, ठीक है। और इसके हमने फैक्टर्स देखे कि किस किस वजह से न्यू स्पीशी का फॉर्मेशन हो सकता है। सो पर्टिकुलर हमने बात की यहाँ पे आइसोलेशन की, फिर हमने बात की जीन फ्लो, देन वी हैव टॉक अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड फाइनली द नेचुरल सिलेक्शन। अब इसके बाद में आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे दैट इज द एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, ओके। और फिर उसके बाद में हम फाइनली स्टडी करेंगे फॉसिल्स को, ओके। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, हम समझेंगे फॉसिल्स क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स का। सो और फाइनली हम लास्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।